छठवां अच्छा बिंदु, योग्य प्रतिनिधि का निर्वाचन। मतदाताओं को बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में उनके जो उम्मीदवार हैं उसमें अपनी पसंद के योग्य प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का मौका मिलता है। मतदाताओं की पसंद का दायरा भी बड़ा व्यापक है और इसलिए वे बड़ी स्वतंत्रता से मतदान करते हैं और स्वतंत्रता से बहुत सोचकर मतदान करने की जो उनकी क्षमता है, परिणाम क्या होता है कि अधिकतर संभावना ऐसी रहती है कि योग्य प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा। सातवीं अच्छाई, न्याय पर आधारित। न्याय पर आधारित के मायने क्या हैं? लोकतंत्र की परिभाषा में सबसे सही बैठने वाली चुनाव प्रणाली है यह। सभी वर्ग, समाज के सभी तबके के साथ न्याय, ये जो पद्धति वो न्याय आधारित है क्योंकि सभी दल, सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। किंतु उन्हें निर्वाचित होने के लिए सर्वाधिक मत की आवश्यकता जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें मतों की एक निर्धारित संख्या चाहिए होती है। सर्वाधिक मत बनाम कोटा, यहाँ कोटा जरूरी है, न्यूनतम मत इतने होने चाहिए, जबकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में अधिकतम मत वाला आगे दौड़ जाता है, निर्वाचित हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। तो न्याय पे आधारित है कि न्यूनतम इतने मत मिलना चाहिए तो आप निर्वाचित हो गए। और इस प्रणाली में न्याय इसलिए भी मतदाता के साथ भी न्याय है, समाज के विभिन्न तबकों के साथ तो है ही, मतदाता के साथ न्याय ये कि उसका मत बेकार नहीं जाता। सभी मतों का बड़ा महत्व है, सभी मतों की बहुत अहमियत है, एक एक मत बहुत भारी होता है इस पद्धति में। तो वास्तव में मतदाता अपनी ताकत यहाँ समझता है और उम्मीदवार मतदाताओं की ताकत को पूरी इज्जत देते हैं, जो दूसरी पद्धति में ऐसा नहीं होता। तो इस प्रणाली में सभी मतदाताओं का मत का महत्व बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और न्याय पर आधारित। आठवां इसका गुण है राजनीतिक चेतना व शिक्षा। इसके क्या मायने? इस प्रणाली में मतदाता को बहुत जागरूक रहना पड़ता है क्योंकि वो दल को मत कर रहा है प्राथमिकता के आधार पे। इस प्रणाली में मतदाता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक रहेगा क्योंकि उसके मतदान का आधार यहाँ क्या होता है? उसके मतदान का आधार है उम्मीदवारों की योग्यता, उम्मीदवारों के राजनीतिक दल के सिद्धांत, उनके कार्यक्रम। तो इसका पूरा अध्ययन करना जरूरी हो जाता है और तब जाके जब वो संतुष्ट होता है तो अपनी प्रथम प्राथमिकता के अनुसार मत देता है। अपनी पसंद के अनुसार प्रतिनिधियों को मत देता है। इससे मतदाताओं में जागरूकता, चेतना आती है और इसीलिए राजनीतिक शिक्षा भी उसे मिलती है। और जब राजनीतिक शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से चेतना आएगी, अवेयरनेस आएगी। तो ये राजनीतिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है इस पद्धति का। इस प्रकार कुल 8 गुण जो हमने पढ़े, इससे बड़ा स्पष्ट है, आपको लगता होगा कि यह पद्धति भारत में काश क्यों नहीं अपनाई जा रही। मैंने बारंबार पूर्व में कहा कि किस स्थितियों में हमारा संविधान बना और संविधान निर्माताओं ने सरल पद्धति क्यों अपनाई, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं। इन 8 गुणों को समझने के बाद आपको लगेगा कि शायद ये सिस्टम सर्वश्रेष्ठ ही नहीं बल्कि किसी तरह के निर्गुणों से मुक्त है, दोषों से मुक्त है। ऐसा नहीं है, इसके कुछ दोष भी हैं जो बड़े दूरगामी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला दोष, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पहला दोष, अर्थात इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं। पहला, प्रतिनिधि और मतदाताओं के बीच में जो संपर्क है उसका अभाव है, क्योंकि मतदाता दल के आधार पे मत दे रहा है। आनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली में वे सभी दोष हैं जो हम कह सकते हैं बहुसदस्यीय बहुमत प्रणाली में होते हैं, तथा निर्वाचन क्षेत्र जहां बड़े बड़े होते हैं, एक ही निर्वाचन क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, इसलिए कोई संबंध नहीं। मतदाताओं और निर्वाचित उम्मीदवारों के बीच में संबंध बहुत कम रहता है, क्योंकि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, विशाल क्षेत्र हैं, तो संपर्क कैसे होगा। दूसरी खामी, चूंकि संबंध नहीं है इसलिए उदासीनता भी है। उदासीनता भी है तो उत्तरदायित्व का अभाव है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, वे दल के आधार पर चुने गए हैं। जनता के प्रति वे अपने उत्तरदायी को कम ही आंकते हैं। दल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उम्मीदवार कम महत्वपूर्ण। तो उम्मीदवार को जब दल के आधार पर विजयी घोषित किया जाता है तो उम्मीदवार जनता की चिंता नहीं करता, और इसलिए दूसरी खामी है प्रतिनिधियों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव। ये लोग सब एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक ही निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार आ गए, कई लोग निर्वाचित हुए, तो निर्वाचित प्रतिनिधि एक क्षेत्र के एक दूसरे पे दोष का ठेकरा डालने की कोशिश करते हैं, और इसलिए कोई भी प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति अपने को उत्तरदायी नहीं मानता। तीसरी कमी इस सिस्टम की है, बहुत जटिल, और ये शायद भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे अहम मुद्दा है। अत्यधिक कठिन प्रणाली है समझने के लिए, लागू करने के लिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक साधारण मतदाता की समझ से परे है। ये जो प्रणाली है मतदान करने में और मतगणना करने में, दोनों में बड़ी क्लिष्ट है, कठिन है, अत्यंत पेचीदा है। चाहे मतदान करने के दौरान जब पसंदीदा कैंडिडेट की प्राथमिकता तय करनी हो, प्राथमिकता ऊपर नीचे होती रहती है, तो उस दौरान भी तकलीफ होती है मतदाता को, और उसके साथ ही साथ जब मतगणना करते हैं उस समय भी तकलीफ होती है। प्रथम पसंद, दूसरी पसंद, फिर तीसरी पसंद, फिर कितनी सीटें भरी, बची सीटों को फिर अब भरने के लिए फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, और फिर भी हो गया तो फिर नए तरीके से मतगणना करो, मतदान नहीं। कुल मिला के बड़ी कॉम्प्लेक्स है। कई बार ऐसा होता है कि मतगणना करने में पेचीदा तो है ही, और सामान्य व्यक्ति जो है वो अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से नहीं दे पाता, अपनी पसंद को वरीयता क्रम नहीं दे पाता। कई बार वरीयता क्रम में बड़ा एडहॉकिज्म दिखाई देता है, तदर्थ नीति दिखाई देती, कुछ भी भर दिया। दूसरी ओर मतगणना के दौरान भी निर्वाचन अंक निकालना, यानी कोटा कितना होगा निकालना, और फिर विजयी प्रत्याशी के मतों का हस्तांतरण करना बड़े कॉम्प्लेक्स है। कोटा तो हम तभी निकाल सकते हैं जब पूरी संख्या मालूम हो जाए मतों की पूरी संख्या शाम तक या मतदान समाप्त होने के बाद मालूम होती है। उसके बाद पता लगता है उम्मीदवारों को अपने भविष्य का कि अब क्या होगा, क्या कितना कोटा चाहिए, और फिर वो संभावना, जीतने की संभावनाओं को टटोलना शुरू करते हैं। अत्यंत जटिल है ये प्रक्रिया, जो है कठिन है। प्रोफेसर हैरल्ड लास्की, जो 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विचारक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि निर्वाचन प्रणाली में यदि ऐसी जटिलता रही तो इसका परिणाम ये होगा कि जनता में राजनीति के प्रति उदासीनता आ जाएगी। राजनीति के प्रति उदासीनता एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा इस पद्धति के कारण, क्योंकि एक सच्चे लोकतंत्र में यदि लोकतंत्र को सच्चा रखना है, वास्तव रखना है, तो जनता का बहुमत या अधिकतम जनता की राजनीति में रुचि बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। बेरुखी जनता, उदासीन जनता लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही को जन्म दे देगी। तो ये लास्की का ये वचन यहाँ बहुत सही बैठता है कि एक सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है
कि कहीं जनता उदासीन ना हो जाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि जिन देशों के नाम मैंने लिए जहां ये पद्धति लागू है, ये छोटे छोटे देश हैं, शिक्षा स्तर में विश्व में सर्वोच्च श्रेणियों में आते हैं। भारत एक विशाल काय देश है, शिक्षा स्तर में भी वो बहुत अभी नीचे है, अभी से मीलों चलना है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कम से कम ये पद्धति भारत के लिए उचित तो है ही नहीं। और खासकर यदि हम ये पद्धति आज भी लागू कर दिए तो उदासीन रहने की बहुत संभावना रहेगी, क्योंकि जनता वैसे ही बहुत से राजनीतिक प्रयोगों से, राजनीतिक माहौल से परेशान है। वैसे ही जनता आज राजनीति से त्रस्त है। आप देखेंगे तो मतदान का प्रतिशत आज भी 50-55 के आसपास रहता है, अर्थात हर 100 में 45 व्यक्ति मत देने नहीं जाता। ये उदासीनता का ही तो उदाहरण है। लेकिन इस उदासीनता का कारण है जिस तरह के उम्मीदवार, जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना है, उससे नाराजगी। और लेकिन यदि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी जुड़ जाए तो ये प्रतिशत 55 से गिरकर और कम हो जाएगा, ऐसी शंका है। चौथी बुराई इस सिस्टम की है कि ये जो सिस्टम है ये राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के नाम पर यह सुनिश्चित तो किया गया है कि इसमें सभी वर्गों का, धर्मों का, जातियों का प्रतिनिधित्व हो, लेकिन इस प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधि जब आते हैं तो अपने वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आते हैं। एक चुनावी क्षेत्र से जब कई प्रतिनिधि आते हैं तो उस चुनावी क्षेत्र में अपने वर्ग के जनसंख्या के अनुपात में आते हैं। और उन छोटे छोटे वर्गों से क्या अपेक्षा करेंगे? छोटे वर्ग, गुट, दल ये स्थान पा लिए, लेकिन वहाँ पर अपनी भूमिका क्या वे बखूबी निभा पाएंगे? क्या वे राष्ट्रीय हित में सोच पाएंगे, या अपने क्षेत्र के ही एक नैरो पैरोकियल लुक, क्षेत्रीयतावाद को पन पाएंगे? और इसलिए भय रहता है कि ऐसी स्थिति में इस तरह की चुनाव प्रक्रिया में व्यवस्थापिका का राष्ट्रीय स्वरूप जो है वो समाप्त हो जाता है। व्यवस्थापिका का राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त हो जाता है। जैसा कि फाइनर नाम के विद्वान ने कहा है कि इसमें सभी राष्ट्र में अनेक गुट या समूह बनते हैं। इस प्रक्रिया में पूरे देश में बहुत से गुट समूह आएंगे जो राष्ट्र की एकता के लिए घातक होंगे। और भारत में जहाँ पे गुटों का, समुदायों का, संस्कृतियों का, परंपराओं का, जातियों का, धर्म का और न जाने किस किस आधार पे कितने गुट बने हैं, इनके प्रतिनिधित्व की यदि बात करें तो निश्चित रूप से ये बहुत छोटे छोटे दल, छोटे छोटे गुट हमारी विधायिका में, व्यवस्थापिका में एक खतरा रहेंगे और एकजुटता तो कोसों दूर रहेगी। पांचवा दोष, हम कितनी भी अल्पसंख्यकों के हितों की बात करें इस प्रणाली के तहत, इस सिस्टम के तहत, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत, और हमने काफ़ी बातें की कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों के हितों की बहुत अच्छी रक्षा होती है इस पद्धति में। लेकिन ये बात तय है कि हितों प्रतिनिधित्व तो हो जाता है, लेकिन हितों की रक्षा की गारंटी नहीं। प्रतिनिधित्व हो गया, विभिन्न तबकों से, वर्गों से प्रोपोर्शनेटली लोग व्यवस्थापिका में आ गए, विधानमंडल में आ गए, लेकिन उनकी संख्या इतनी छोटी रहती है और निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके हितों की उपेक्षा होगी, वो स्वाभाविक है। और फिर हितों की उपेक्षा क्यों हो रही है ऐसा कहने का बहाना भी इन प्रतिनिधियों को मिल जाता है। जब किसी वर्ग का उद्धार नहीं होता, उनकी समस्याएं नहीं पहुंचती, समस्याओं का निराकरण नहीं होता, तो प्रतिनिधियों के, ऐसे वर्गों से चुने गए प्रतिनिधियों के पास बड़ा साफ बहाना कि हम तो बहुमत में नहीं हैं।
हम तो बहुत छोटे दल हैं, तो उनके प्रतिनिधित्व होने के बावजूद उनके हितों को साधने की गारंटी नहीं। तो पांचवा बिंदु हम कह सकते हैं अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध। छठवां, सरकार की अस्थिरता। ये इस सिस्टम की बहुत बड़ी बुराई है। इस प्रणाली में, जैसा भी आपने देखा इजराइल के उदाहरण से, छोटे छोटे दल, छोटे छोटे वर्ग, इनको प्रतिनिधित्व तो मिल जाता है, तथा कोई एक दल को यदि पूर्ण बहुमत ना मिले तो गठबंधन की सरकार बनती है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं इजराइल के सिस्टम में 37 एक दल को मिला जो सबसे बड़ी पार्टी है, और बाकी सब दलों को बाकी सीटें मिली। 120 सीटों का सदन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बहुदलीय सरकार, जोड़ तोड़, गठबंधन। तो बड़े दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने पर सरकारें गठबंधन की सरकार बनती है, और ऐसी गठबंधन की सरकार में विभिन्न वर्गों के दल, विभिन्न विचारों वाले दल, इनके समर्थन से जब मिली जुली खिचड़ी सरकार बनती है तो अपने अपने सिद्धांतों को लेकर, अपनी अपनी नीतियों को लेकर इन दलों के बीच में रस्साकशी, खींचतान और सब कुछ होता रहता है। इस कश्मकश में, इस खींचतानी में सरकार कब गिर जाएगी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसके पीछे कारण ये कि ये खिचड़ी सरकार बनती है। सिद्धांतों, विचारों, नीतियों के विरोधाभास के बावजूद ये सब एक इसलिए आते हैं कि सत्ता में रहना चाहते हैं। सत्ता का लोभ इन्हें एकजुट करता है, एक गठबंधन बनाता है। लेकिन जब धरातल पर व्यावहारिक रूप में जब सरकार चलाने की बात आती है तो फिर ये सब दिक्कतें सामने आती हैं, और सरकार जब गिरी तब गिरी की स्थिति में आ जाती है। और ये जो चीज़ है सरकार की अस्थिरता, ये किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए और विदेशी संबंधों के लिए अनुचित है। संसदीय प्रणाली के तो बिल्कुल विपरीत है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। अव्यवस्था, अस्थिरता आर्थिक अस्थिरता को जन्म देता है। राजनीतिक अस्थिरता अन्य तरह की अस्थिरताओं को जन्म देती है, जो बहुत बुरा है। और इस अस्थिरता की संभावना इस पद्धति में ज़्यादा है, सूची पद्धति में। अब सातवीं और अंतिम बुराई, धन का अपव्यय। इस प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं और बहुत से सदस्य चुने जाते हैं उन क्षेत्रों से। परिणाम क्या होता है कि एक जो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को जनसंपर्क के लिए बहुत बड़े क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है। चुनाव का खर्च बहुत बढ़ जाता है। यदि प्रचार के लिए वो इतने बड़े क्षेत्र में जाए जनसंपर्क के लिए, तो अत्यधिक धन खर्च करना पड़ता है, और बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को बनाए रखने में भी धन का बहुत व्यय होता है। इस प्रकार ये प्रणाली जो है बड़ी खर्चीली है। पेचीदगी तो है ही इसमें, कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही, खर्चीली भी सिद्ध हो गई है। इस प्रकार अब हमने देखा इसके गुण और दोष। यदि हम एक बार इसको तुलना करें साधारण बहुमत प्रणाली बनाम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर क्या है, दोनों के गुण दोष और दोनों पद्धतियों को समझने के बाद एक तुलनात्मक अध्ययन अंतर के रूप में करें, तो या डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। पहला, साधारण बहुमत प्रणाली में इस प्रणाली का प्रयोग प्रत्यक्ष निर्वाचन में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र और एक सदस्यीय निर्वाचन, साधारण वाला। जबकि आनुपातिक जो है वह बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में होता है, और निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, एक से ज़्यादा सदस्य एक क्षेत्र से चुना जाता है। ये पहला अंतर। दूसरा, इसमें निर्वाचन क्षेत्र छोटे होते हैं साधारण में,
साधारण बहुमत प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र छोटे, इसके विपरीत इस निर्वाचन प्रणाली में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन में निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े। तीसरा, चूंकि छोटे क्षेत्र यहाँ के खर्चे कम, तुलनात्मक दृष्टि से। वैसे ये चुनाव पद्धति भी कोई कम खर्चीली नहीं है, बहुत खर्चीली है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से इसमें बहुत कम खर्च है। जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में चूंकि क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं, ये बड़े खर्चीले हैं। चौथा, इस प्रणाली में, साधारण प्रणाली में जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा मत पाया वह विजयी, जबकि आनुपातिक में विजयी होने के लिए बहुमत प्राप्त करने की जरूरत नहीं, उल्टे एक निर्धारित कोटा मिलना जरूरी। बहुमत के बदले एक निर्धारित कोटा, जिसे न्यूनतम अंक कहते हैं, न्यूनतम संख्या कहते हैं, वो मिलना जरूरी। पांचवा, इस प्रणाली में अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना बहुत कम। क्यों? क्योंकि बहुमत तय करता है कौन उम्मीदवार विजयी होगा, और बहुमत हमेशा बहुसंख्यकों का होता है, तो अल्पमत की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं रहती। और चूंकि उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहता, उनके प्रतिनिधित्व की संभावना कम रहती है, इसलिए उनके हितों की उपेक्षा की संभावना भी प्रबल रहती है। लेकिन बहुसंख्यक प्रणाली में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा की संभावना प्रबल है। इस वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व भी मिलता है, क्योंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की पद्धति है, इसलिए उन्होंने अनुपात में सीटें मिल जाती हैं। छठवां, ये सरल प्रणाली है, जबकि दूसरी पद्धति बड़ी कठिन है, जटिल है। सातवां, इस प्रणाली में प्रत्याशी जो हैं, एक क्षेत्र से एक प्रत्याशी, और उस क्षेत्र के डेवलपमेंट, विकास और सबके लिए वो प्रत्याशी जिम्मेदार और उत्तरदायी, वो किसी और के सिर में ठेकरा नहीं फोड़ सकता। लेकिन दूसरी पद्धति में, समानुपातिक में, प्रत्याशी अपने उत्तरदायित्वों को दूसरे पर उतारने की कोशिश करता है, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र बड़े, तो एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि, सब एक दूसरे को पास करते रहते हैं जिम्मेदारियां। आठवां, इस प्रणाली में उम्मीदवारों को प्राप्त मत जो है वो व्यर्थ चला जाता है, खासकर हारे हुए उम्मीदवारों को सारे मत बेकार गए। ऐसा भी होता है कि 30% पाकर एक उम्मीदवार जीता, 100 में 30 मत मिले एक उम्मीदवार को, लेकिन सबसे ज़्यादा मिले तो वो विजयी। बचे हुए 70 मत बेकार गए, यानी ज़्यादा मत बेकार गए। ये हास्यास्पद स्थिति भी कई बार आती है। तो ये इस पद्धति की बुराई भी है, और इसका एक अंतर है कि इस प्रणाली में हारे हुए उम्मीदवार के मत बेकार हो जाते हैं, जबकि समानुपातिक पद्धति में विजयी प्रत्याशी के मतों का हस्तांतरण मतदाता की पसंद के अनुसार होता चला जाता है, इसलिए इस पद्धति में मत व्यर्थ नहीं जाते। 9वां, ये जो प्रणाली है जो भारत में भी लागू है, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, ऐसा राजनीतिक विचारकों का कहना है, और उचित भी है ऐसा कथन। लोकतंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें, यानी लोकतंत्र में जनता का शासन होता है,
सच्चे लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, लेकिन इस प्रणाली में प्रत्याशी अल्पमत का भी प्रतिनिधित्व कर देते हैं और वही होते आया है। 30% लेकर प्रतिनिधि बन गए, 48% लेकर 415 सीटें ले ली। तो कम वोटों के बाद भी आप प्रतिनिधि बन सकते हैं, इसलिए ये लोकतंत्र के खिलाफ है। न्यूनतम कोटा कुछ होना चाहिए और वो न्यूनतम कोटे को लाकर इस सिस्टम में, सरल पद्धति में एक सुधार की जरूरत है। जबकि प्रोपोर्शनेट प्रणाली में जनता के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है और इसलिए ये प्रणाली जो है अधिक लोकतंत्रीय है सरल प्रणाली की तुलना में। 10वां, कम खर्चीला, जैसा मैंने बताया, और कम क्षेत्र, छोटा क्षेत्र, ये वाला ज़्यादा खर्चीला। और 10वां या 11वां इसका जो महत्वपूर्ण अंतर है वह है कि इसमें सरल पद्धति में मतदाता को एक ही प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना, एक ही प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना, पसंदगी वाली कोई बात ही नहीं। पसंदगी केवल इस हद तक कि मेरा एक उम्मीदवार कौन है जिसके नाम के आगे मैं टिक लगा दूं, बस वहीं तक उसकी पसंदगी की भूमिका होती है। बाकी सारे उम्मीदवार उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो एक ही प्रत्याशी के लिए मतदान, जबकि इस पद्धति में, समानुपातिक पद्धति में, मतदाता को पसंद के कई अवसर, अपनी पसंद के कई प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करे और मतदाता की पसंदगी का जो दायरा है वो भी बड़ा व्यापक। तो मतदाता के लिए क्या स्थिति है, क्या अंतर है, वो भी यहाँ स्पष्ट हो गया। इस प्रकार इन 10-11 अंतरों के साथ अब हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। उम्मीद है आप अच्छी स्थिति में हैं ये समझने में कि सरल पद्धति क्या है, एकल पद्धति क्या है, समानुपातिक पद्धति क्या है, हेयर पद्धति क्या है, डूब पद्धति क्या है, आदि आदि।